हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर में। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एमपीपीएससी के नए सिलेबस पर फोकस कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम हमारे सिलेबस में जो कि 10वीं यूनिट में दिया हुआ है जनजाति, इस टॉपिक पर अभी वर्तमान में फोकस कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार और इनके बारे में संवैधानिक प्रावधान, इसे मैं अपने पहले यूट्यूब लेक्चर में अटेंड कर चुका हूं। उम्मीद है आप सब लोगों ने ये याद कर लिया होगा। दूसरे पॉइंट में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति और पिछड़ी जातियों के बारे में वर्णन है। हमें इनको डिटेल में पढ़ना है और इसी श्रृंखला में आज इस YouTube वीडियो में हम कोरकू जनजाति को पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोरकू जनजाति हो या कोई और जनजाति हो, सबसे पहले आपको उनके जिले याद करने हैं और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कोडिंग या कनेक्टिंग प्रोसेस से आप इन जिलों को याद कर लें। हम इनके जिलों को याद करेंगे, मैं आपको कुछ देर बाद इसके बाद जिले याद कराऊंगा। पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए और फिर उनके जिलों को कनेक्ट कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखना है कोरकू प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज मैं ये भी क्लियर करूंगा कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्या होता है। याद रखना है आप लोगों को, कोरकू प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। रावण और महादेव के संबंध में कथा प्रचलन में है और विंध्यन और सतपुड़ा अंचल के मध्य में पाए जाते हैं। अब इनके बारे में जो कथा है उसके बारे में फोकस करते हैं कि इनका मूल क्षेत्र या इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखो, माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति बैतूल जिले में जो भंवरगढ़ और सांवलीगढ़ क्षेत्र है, जो ऊंची ऊंची टेकरियां हैं, भंवरगढ़ और सांवलीगढ़, इन क्षेत्रों से इस जनजाति की कोरकू की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में कथा क्या प्रचलन में है? कथा ये प्रचलन में है कोरकू के बारे में कि रावण जो कि श्रीलंका का निवासी था, वो एक बार विंध्याचल पर्वत घूमने गया और विंध्याचल पर्वत को देखकर या उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया और उसने वहीं पर बैठकर भगवान महादेव की प्रार्थना की कि हे भगवान, इतने सुंदर जो स्थल है उसको आपने वीरान क्यों बना रखा है, इसको कृपा करके आप मानव से भर दीजिए या इसको आप और विकसित कर दीजिए। तब मानव भगवान ने प्रसन्न होकर अपने कव्वे को, काकेश्वर को ये आदेश दिया कि वो भंवरगढ़ और सुमालीगढ़ से मिट्टी लेकर आए। तब वो मिट्टी लेकर आया और भगवान ने अपने हाथों से उस मिट्टी से मानव जैसी संरचना बनाना शुरू किया। लेकिन इंद्र भगवान इसको देखकर रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने घोड़ों को आदेश दिया कि वो इस जो मिट्टी से बने हुए पुतले हैं इनको बनाने ना दे और तोड़ दे। वो घोड़े तेजी से दौड़ते हुए निकले और इन मिट्टी के पुतलों को तोड़ दिया। भगवान शंकर ने क्रोधित होकर उन मिट्टी के पुतलों से कुत्तों को बना दिया। इन कुत्तों को बनाने के बाद में जब वो कुत्ते थे वो भयावह थे, उन्होंने भोंक कर इन घोड़ों को भगा दिया। भगवान ने फिर अपने काकेश्वर को आदेश दिया कि आप मिट्टी लेकर आए। जब वो दूसरी बार मिट्टी लाए तो उन्होंने दो लोग, एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण किया और वो स्त्री और पुरुष मूला और मुलाई के नाम से जाने जाते हैं। आपको याद रखना है कि कोरकू वंश के लोग इस मूला और मुलाई को ही अपना वंशज मानते हैं। अब आते हैं कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। ये कहानी सुनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस आदिम जनजाति द्वारा रावण की पूजा की जाती है। इस कोरकू जनजाति द्वारा रावण की पूजा की जाती है। जब आप अपने दिमाग में इस कहानी को रखेंगे कि कोरकू के उत्पत्ति का मूल कारण ही रावण था, क्योंकि रावण ने ही भगवान से प्रार्थना की कि इस स्थान को बसा दीजिए, तब जाके महादेव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। इसलिए कोरकू जाति के लोग महादेव को सबसे बड़ा देव मानते हैं। उसके बाद रावण की पूजा करते हैं, उसके बाद मेघनाथ की पूजा करते हैं और साथ में कौवे की पूजा करते हैं। देखिए, कोई भी जनजाति कौवे की पूजा नहीं करती। ये कोरकू जनजाति कौवे की पूजा करती है क्योंकि कौवा ही मिट्टी लेकर आया था
और वो मिट्टी जहां से लाई गई थी उस स्थान का नाम था भंवरगढ़ और सुमालीगढ़। इसलिए अपने मूल निवास स्थान के रूप में कोरकू भंवरगढ़ और सुमालीगढ़ को ही जानते हैं या इसको ही अपना मूल निवास स्थान मानते हैं। ये आप याद रखेंगे। ये वो जनजाति है जो साथ में कुत्तों की भी पूजा करती है, क्योंकि कुत्तों ने ही इनके जीवन को बनाने में मदद की थी। तो याद रखेंगे कि ये महादेव की पूजा करते हैं, रावण की, मेघनाथ की, कौवों की और कुत्तों की पूजा करते हैं। ये इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरकू जो शब्द है इस पर फोकस करते हैं। कोरकू शब्द कोर या कोरो शब्द का पर्याय है या इसके स्थान पर यूज किया जाता है, जो द्रविड़ भाषा का शब्द है। और इस कोरो शब्द का अर्थ होता है आदमी। यहां जो कु शब्द लगा हुआ है, कोर और कु, इन दो शब्दों से मिलकर ये बना है। कोर शब्द का अर्थ होता है आदमी और कु का मतलब ये बहुवचन बनाने के लिए लगाया गया है। कु माने होता है बहुवचन अर्थात आदमियों का समूह। कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा आदमियों की जमात या आदमियों का समूह, लोगों का समूह कोरकू कहलाता है। इनके बारे में ये खुद कहते हैं कथा में या किंवदंती के रूप में, आलोनी सावलीगढ़ कोरोनी रांडे, मतलब हम सावलीगढ़ के कोरकू हैं, ऐसे वैसे कोरकू नहीं हैं। और इस कहावत से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि इनकी उत्पत्ति किस स्थान से हुई है। ये सांवलीगढ़ के कोरकू हैं ये कह करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनका जो मूल निवास स्थान है वो सांवलीगढ़ है। आगे बढ़ते हैं। हमें इनके क्षेत्र के बारे में याद करना है। मैंने अभी आपको कहा कि पहले आप कोरकू शब्द को समझे फिर इनके क्षेत्र को याद करेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप याद करने पे फोकस करें, पढ़ने पे फोकस नहीं करना है। आज मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखाता हूं। अगर आपको याद करना है तो आप पहले ये याद करें कि ये सतपुड़ा के वनीय अंचलों और विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा जो मेन थीम होता है वो जिले याद करना होता है किसी भी जनजाति के। देखिए जिन जिन जनजातियों में 6-7 जिलों में उनका निवास है या 2-4 जिलों में, वो आप कोड बना करके याद कर लें। जैसे जब मैंने कोरकू पढ़ा था तो मैंने भी इसे याद कर लिया। मैंने कैसे याद किया आप याद करेंगे। ये मैंने शब्द निकाला बुर और ये खा, तो दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना बुर खा। फिर ही है छेद वाला, बुर खा ही है छेद वाला, इसलिए लग रहा है बेतुका। ऐसा हमने एक लाइन लिख लिया जिससे हमें कोरकू के जिले याद हो गए। बुर से बुरहानपुर, ख से खंडवा, ह से हरदा, ह से होशंगाबाद, छेद वाला मतलब छिंदवाड़ा और बेतुका मतलब बेतुल। तो ऐसे एक छोटा सा कोड हमने बना लिया जिससे हमको इसके जिले याद हो गए। अगर आप चाहें तो इसी को आप मैप पर भी याद कर सकते हैं। हमें याद रखना है कि बुरहानपुर, ये बुरहानपुर है। याद रखेंगे आप कोडिंग के माध्यम से या मैपिंग के माध्यम से, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। तो बुरहानपुर के पास में पड़ता है खंडवा। आप या इसको याद करने के लिए इस तरीके का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बुरखा ये पहला शब्द है हमारे कोड का, वो आपको याद रखना है। ही है से यहां आ जाएगा हरदा और होशंगाबाद, ये दोनों शब्द हो गए। बुरखा ही है छेद वाला, ये छेद वाला से हो जाएगा छिंदवाड़ा और ये है बेतुल। अब आप इसको एक मैप के रूप में अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि इन 6 जिलों में कोरकू जनजाति पाई जाती है। मूल रूप से इन्हीं 6 जिलों में पाई जाती है। थोड़ी बहुत मात्रा में तो इंदौर में भी होगी, क्योंकि पलायन के कारण इंदौर में तो सारी जनजातियां पाई जाती हैं। तो 1-8% देवास में भी पाई जाती है। इन पर फोकस नहीं करना है आपको। आपने मैप में इस तरीके से अगर बना रखा है तो आपके सारे जिले दिमाग में सेट हो जाएंगे। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, या तो मैपिंग के माध्यम से इनको याद कर लीजिए या फिर आप कोड बनाकर इनको याद कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोड थोड़ा सरल होना चाहिए जो याद भी आ जाए। ये मेरा कोड है इसलिए मुझे आसानी से याद आ जाता है। देखिए कोई भी अंदर कुछ खाता रहता है तो मुंह ढक लेता है बुरखे से, तो मैंने कोरकू को बुरखे से जोड़ लिया और फिर ये कोड मेरे लिए आसान हो गया। तो ऐसे आपको कनेक्टिंग प्रोसेस के माध्यम से याद करना है।
मूल बात यह है कि ये सतपुड़ा और विंध्य क्षेत्र के वनीय प्रदेशों में पाए जाते थे, जहां से मूल निवास स्थान इनका सतपुड़ा में हो गया। तो सतपुड़ा के वनीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, 6 जिलों में पाए जाते हैं, हमको याद हो गया। ये मध्य प्रदेश के अलावा कुछ हिस्सा इनका महाराष्ट्र में भी है। अब आप मैप पे फोकस करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ नीचे महाराष्ट्र पड़ता है, तो इस बुरहानपुर में, हरदा में या इन जिलों का जो कुछ जंगली क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में भी है, इस कारण ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं। ये आपको याद कर लेना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमें याद करना है कि कोरकू की जनसंख्या कितनी है। देखिए, कोरकू की जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है, वो कोरकू की जो कुल जनसंख्या है वो 7.31 लाख है। कितनी है? 7.31 लाख। हमें ये याद है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7.26 करोड़ है। आप इसको और इसको तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। आप इसको 7.3 कर लो, इसको भी 7.3 कर लो, तो जितनी मध्य प्रदेश की जनसंख्या करोड़ में है, उसी का लाख में वर्जन कोरकू की जनजाति बन जाता है, जनजातीय जनसंख्या बन जाता है। कुल जनसंख्या का जो टोटल प्रतिशत है वो 4.8 है। अब ये जो प्रतिशत है वो जनजातियों की कुल जनसंख्या का है। देखिए, हमें पता है कि 7.2 करोड़ मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है, जिसमें से 1.5 करोड़ मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या है, और इसमें भी 7.6 लाख जो है वो कोरकू की है, जो इस 1.5 करोड़ का 4.8% है, लगभग 4.8% है। याद रखेंगे, यह मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? चौथी। याद रखेंगे, कोरकू जो है वो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड ये बातें जो है वो फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। दूसरा, आप लोगों को मैं ये बोल चुका हूं, बार बार प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं निःशुल्क शिक्षा देने के उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहा हूं। हमारा उद्देश्य केवल निःशुल्क शिक्षा है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो श्रृंखला को बाधित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक दिन अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो शायद 500-700 लोग मेरा वेट करते रहेंगे, उनको वो वीडियो नहीं मिलेगा और वो उनका टाइम खराब होगा। इसलिए मैं उसको छोड़ करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आपका कर्तव्य बस इतना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस या किसी भी माध्यम जिससे आप शेयर कर सकते हैं, उसके माध्यम से इन वीडियोस को शेयर करना है, ताकि हमारे उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा को आप निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्य में आप भी भागीदार बन सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक इस वीडियो को खूब शेयर किया। आगे फिर से अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। वर्ग, जाति या गोत्र। कोरकू जनजाति में 2 वर्ग होते हैं। आपको ये याद रखना है कि कोरकू के 2 वर्ग हैं। एक कहलाते हैं राज कोरकू और दूसरे कहलाते हैं पोथरिया कोरकू। क्या कहलाते हैं? एक राज कोरकू और दूसरा कहलाता है पोथरिया कोरकू। दोनों में क्या अंतर है? देखो, राज कोरकू राजा के समान पैसे वाले लोग होते हैं, भूस्वामी होते हैं, या ये मालिक टाइप के लोग होते हैं, इनके पास पैसा होता है या इनकी सामाजिक स्थिति ऊंची होती है। दूसरे पोथरिया कोरकू, ये भूमिहीन होते हैं और इनकी सामाजिक स्थिति निम्न होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोरकू में उच्च स्थिति होती है। अब 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन राज कोरकू था। आपका आंसर राज कोरकू होगा। इनके 4 समूह और होते हैं, या ये जो 2 वर्ग हैं ये खुद 4 समूहों में बटे होते हैं, जिनको रूमा, वोतदया, ढुलरिया और बोवाई कहा जाता है। अर्थात मूल रूप से ये 2 वर्गों और 4 समूहों और फिर आगे उप जातियों में बटे होते हैं। हो सकता है कि मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूं कि 4 वर्ग, 2 उप समूह ऐसे में बटे हुए, आपका दिमाग उसको झेल नहीं पाता हो। देखिए, आप हिंदू धर्म से इसकी तुलना कीजिए। जैसे हिंदू धर्म में 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन अगर हम देखें तो ब्राह्मणों में भी फिर गौण ब्राह्मण
या अलग अलग टाइप के ब्राह्मण होते हैं, कान्यकुब्ज अलग होते हैं तो कोई और अलग होते हैं, तो इसके उन कान्यकुब्ज में भी फिर आगे चल करके और वेराइटीज होती हैं, ऐसे क्षत्रिय में भी आगे चलकर और वेराइटीज होती हैं, ऐसे वैश्य में भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, शूद्र में भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं। तो इसी प्रकार से जनजातियों में भी विभाजन होता है। जनजातियां मूल रूप से दो वर्गों में, ओवरऑल दो वर्गों में, राजकोरकू और पोथरिया कोरकू में बटी है। ये दो वर्गों को हटा दिया जाए तो फिर ये 4 उपवर्गों में बटी है, और वो 4 उपवर्ग या 4 समूह कौन से हैं? रूमा, बोत्रिया या बोतदया, ढुलरिया और बोवाई। इसके बाद इनके गोत्र व्यवस्था भी है, इनके कुल 36 गोत्र मिलते हैं, और ये उन गोत्रों से बनी हुई उपजातियां हैं। इनकी उपजातियां बोवाई, पाठरिया, डुलारिया, मोतासी, बवारी, रूमा, नहाला और बोडिया। अब मुझे ये याद करना था तो मैंने बड़े आसान शब्दों में इसको याद करने के लिए इस तरीके से जमा लिया। पहले तो नहा लिया, फिर रूम में ही नहा लिया, ये 2 शब्द आपस में जुड़ गए। ये लिखा हुआ है ढुलरिया, तो जब नहाते हैं तो पानी ढुलता है ना, तो ढुलरिया। और ठंड के पानी से नहा लिए तो मोतसी आ गई, तो मोतासी। ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना है, नहा लिया, रूमा लिया, ऐसे इनके शब्द हैं, ढुलरिया, बोवारिया। तो ये शब्द अपने आप में जुड़ते जाएंगे, आपको कनेक्टिंग प्रोसेस मुझसे सीख लेनी है। आगे आप इसको जोड़ेंगे, देखिए मैं अगर जोड़ूंगा तो ये आपके लिए कठिन होगा, आप खुद जोड़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, इसलिए आप इसको जोड़ें। और नहीं जुड़ पाएगा तो फिर मैं जब एक समराइज वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ये सब चीजें याद करवाऊंगा, फिर याद कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। देखिए इस YouTube चैनल पे आपको सबसे बड़ी जो विशेषता मैं अपनी ओर से दे रहा हूं वो ये है कि याद आप करते रहिए, नहीं होगा तो आप मुझे बताइए, सारा कुछ याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आगे बढ़ते हैं। जन्म संस्कार। प्रसूति को अधिक दर्द होने पर पति के बाएं पैर को धोवन या चरणामृत उसको पिला दिया जाता है, ये एक परंपरा है। देखिए हमने कुछ जनजातियां पढ़ी, जैसे हमने बेगा पढ़ा, उसमें जब किसी महिला को दर्द होता है, प्रसूति वाला दर्द, तो उस टाइम पे उस महिला को मद पिला दिया जाता है। ये मद का अर्थ दारू होता है, लेकिन इस कोरकू जनजाति में उनके जो पति हैं, उन पति के बाएं पैर के धोवन को या बाएं पैर पर पानी डाला जाता है, उससे जो पानी निकलता है उसे थाली में कैच करके इस महिला को पिला दिया जाता है, इसे कहते हैं धोवन। ये धोवन जो है ये याद रखना आप। अगला जोहर जॉय। आपने ध्यान दिया होगा तो कल एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बोला था जोहर जॉय, वो थैंक यू कहना चाहता था मुझे, साथ में उसने जोहर जॉय कहा था। ये जोहर जॉय इन जनजातियों में या कोरकू में मूल रूप से पाया जाता है, अन्य जनजातियों में भी थोड़ी मात्रा में है, लेकिन ये मूल रूप से कोरकू की विशेषता है। जोहर जॉय का अर्थ होता है किसी को नमस्कार करने या धन्यवाद करने का एक तरीका, जिसमें आदमी इस तरीके से सर झुका करके उसे धन्यवाद कहता है। तो सिर झुकाकर प्रणाम करना यह कोरकू में प्रचलित अतिथि संस्कार है। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जोहर जॉय क्या है, तो कोरकू में प्रचलित ये नमस्कार करने या धन्यवाद करने या उसका अभिवादन करने का एक तरीका है। आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो वहां आपने सिजदा और पेबोस पढ़ा होगा। सिजदा और पेबोस बलबन ने शुरू किया था। बलबन के दरबार में जब कोई जाता था तो वो बलबन को नमस्कार करने के लिए सिजदा पेबोस करता था। तो ऐसे ही कोरकू जनजाति में जो पाया जाता है वो जोहर जॉय है। याद रखना जोहर जॉय क्या है। देखिए ये जो भी मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप इस YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक WhatsApp लिंक मिलेगा और एक YouTube लिंक मिलेगा। आप दोनों को ज्वाइन कर लें, उससे आपको PDF भी मिलते रहेंगे और इसकी सूचना भी मिलती रहेगी कि कब हमारा कौन सा लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। WhatsApp पे आप सभी जुड़ें ताकि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस YouTube चैनल पर बने रहें ताकि आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहें। शेयर भी करना आपका कर्तव्य है।
आगे बढ़ते हैं। कोरकू में मृतक संस्कार। देखिए, कोरकू समाज में मृतक को दफनाने की प्रथा है। मृतकों को दफनाने की जो प्रथा है वो कोरकू में पाई जाती है। जब ये किसी व्यक्ति को दफना करके आते हैं तो घर आने के बाद ये नीम का पत्ता तोड़ते हैं और उसे दांतों में चबा लेते हैं। इसे हम कहते हैं नीम का पत्ता चबा लेना। इसे नीम चबाई नाम की प्रथा कहते हैं। नीम चबाई, बस इतने ही शब्द है, नीम चबाई। ये क्यों करते हैं? वो कहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने कड़वी मौत को भी पी लिया है। वो ये संदेश देना चाहते हैं, या इनकी परंपरा है कि ये कड़वी मौत को भी पी चुके हैं, खा चुके हैं, सहन कर चुके हैं। ये संदेश इसके माध्यम से दिया जाता है। आगे, मृतक स्तंभ या मंडो, ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडो काष्ठ निर्मित। अब ये क्या होता है? देखो, जब भी कोरकू जनजाति में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जहां पे उसे दफनाया गया, या तो वहां या किसी और क्षेत्र में, इसकी कोई पाबंदी नहीं कि वहीं पे गाड़ना है, लकड़ी का बनाया हुआ एक स्तंभ या प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह आप उसके याद में गाड़ते हैं। जनरली ये जहां उसे दफनाया जाता है वहीं गाड़ा जाता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। ये लकड़ी का बना हुआ होता है, सामान्यतः सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है। और इसके ऊपर क्या अंकित होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मांडो क्या होता है। देखिए, मांडो जो है वो कोरकू में प्रचलित एक मृतक स्तंभ है। क्या है ये? मृतक स्तंभ। याद रखेंगे, मृतक स्तंभ को मांडो कहा जाता है। आप जनरली मांडो शब्द को शादी से जोड़ लेंगे, मंडप से। नहीं, ये वो वाला मांडो नहीं है, ये मृतक वाला है। इसमें एक तरफ तो उन चीजों के फोटो बनाए जाते हैं जो मरने वाले को पसंद थी। मान लीजिए मरने वाले को बीड़ी पीना पसंद था तो इस पे बीड़ी का फोटो बनाएंगे। मान लीजिए उसको बकरियां ज्यादा पसंद थी तो उस पे बकरी का चित्र बनाएंगे। और दूसरी तरफ चंद्रमा और सूरज की चित्र बनाए जाते हैं। और ये माना जाता है कि ये जो व्यक्ति जो मरा है वो पहले चंद्रमा के माध्यम से या चंद्रमा के को माध्यम बनाते हुए सूर्य लोक अर्थात स्वर्ग लोक को पहुंचेगा, इसलिए इस पर सूर्य और चंद्रमा के फोटो बनाए जाते हैं। और ये एक एग्जाम में यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। खैर वो कोरकू जनजाति पर आधारित प्रश्न नहीं था, लेकिन ये किसी और जनजाति, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, उस पर आधारित प्रश्न था कि उस पर किसका चिन्ह बना होता है। आपको याद रखना है कि इस पर चांद और सूर्य के चिन्ह बने होते हैं, ये कॉमन होते हैं। दूसरा, एक प्रथा इनमें और होती है, सिडोली प्रथा। अब यहां मैं आपको रोक करके कंफ्यूजन को थोड़ा खत्म करना चाहता हूं। देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मांडो बनाया है यही सिडोली है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने गहराई से इसको अध्ययन किया हुआ है। सिडोली प्रथा कोरकू में पाई जाने वाली एक दूसरी प्रथा है। जिस दिन आप इस मांडो को गाड़ेंगे उस दिन सिडोली प्रथा की जाएगी। अब सिडोली प्रथा क्या होती है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है और वो मरने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा प्रभावपूर्ण हो, थोड़ा विशेष व्यक्ति हो, तो सिडोली होती है। आम व्यक्तियों में सिडोला नहीं होता। क्या होता है सिडोला? देखिए, जो भी मरा है उसके घर वाले आमंत्रण दे करके एक निश्चित तारीख को सब लोगों को, जो परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, परगना वाले, उनको सबको इकट्ठा करेंगे, कोरकू जनजाति के लोगों को। ये सब एक स्थान पर इकट्ठा होकर उस दिन एक दूसरे को गाली देते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, कोसते हैं। इवन इसमें मृत्यु तक हो जाती है लोगों की, इतनी भयंकर लड़ाइयां होती हैं। और इसी दिन सीडू पिया जाता है। सीडू क्या होता है? सीडू जो कोरकू में दारू है उसी का नाम है। कोरकुओं में दारू को सीडू कहा जाता है। और बहुत सारी दारू पी करके उस व्यक्ति के दुख में एक दूसरे को गालियां दी जाती है। ये जो परंपरा है कोरकू में, इससे ही सिडोली प्रथा कहते हैं। ये आप याद रखें। देखिए, मांडो अलग चीज है, सिडोली अलग चीज है। तो मांडो को सिडोली से कंपेयर नहीं करना, दोनों अलग अलग है। मांडो उस चिन्ह का नाम है जो प्रतीक स्तंभ के रूप में हमने गाड़ा है। सिडोली एक परंपरा है जो प्रथा के रूप में कोरकुओं द्वारा मनाई जाती है। आगे, सभी कोरकुओं द्वारा निमंत्रण भेजा जाता है और सभी आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं। स्त्री पुरुष जो है वो सीडू अर्थात दारू पीते हैं या सेवन करते हैं। महुए की बनी हुई शराब को ही सीडू कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, हम
एक टीम के रूप में काम करके आप तक ये कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो भी आपकी तरफ से आपको लगता है, फील होता है इस वीडियो को देखने के बाद, वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन है, उसी से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। अगर कोई कमेंट नहीं आता तो हमें लगता है कि ये जो हमने डाटा कलेक्ट करके आप तक पहुंचाया है, ये जो हमने पढ़ाने की आपको कोशिश की है, ये निरर्थक है, हमारा मोटिवेशन उससे कम होता है। तो आप सब लोगों को इसके ऊपर कमेंट जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। विवाह की प्रथाएं। कोरकुओं में विवाह की 4 प्रमुख प्रथाएं प्रचलन में हैं। पहली प्रथा है लमझना। देखो, हमने लम सेना भी पढ़ा, लमझना भी पढ़ा, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जो जनजातियां हैं वो बोलने की जो ट्यूनिंग है उसमें अलग अलग तरीके से बातों को प्रेजेंट करती है। तो कोरकू इसे ही लम सेना को ही लमझना कहते हैं, बात वही है। दूसरा है चिथोड़ा। याद रखना, चिथोड़ा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? वो केवल कोरकुओं में प्रचलित है। तीसरा है राजी बाजी और चौथा है तलाक या विधवा विवाह। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले याद रखें कि विवाह में वधु मूल्य प्रचलन में है कोरकू में। समगोत्रीय विवाह वर्जित है। एक गोत्र के लोग 2 आपस में विवाह नहीं करते, वो हिंदुओं के समान एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं। मामा बुआ के बच्चों में संबंध नहीं होता। देखिए, हमने पढ़ा है कि दूध लौटावा के नाम से सभी जनजातियों में ये प्रचलन में है, लेकिन कोरकू में ये प्रथा निषिद्ध है। वो मामा बुआ के लड़कों में विवाह नहीं करते, उसमें ये विशेष रूप से निषिद्ध माना जाता है, समाज सम्मत नहीं है ये कार्य। अब इन विवाह के प्रकारों पर हम फोकस करते हैं। देखो, लमझना क्या होता है? लमझना विवाह में होता यह है कि विवाह से पूर्व ही किसी लड़के को दामाद के रूप में स्वीकार करके अपने घर रख लिया जाता है और वो घर जवाई बन करके अपने ससुराल में बिना विवाह के, विवाह नहीं होता, बिना विवाह के ससुराल में रहता है। ससुराल में रहकर वो सास ससुर की सेवा करता है, जंगल से लकड़ियां काट के लाता है। इसे ही लमझना कहते हैं। लमझना शब्द का अर्थ होता है दामाद, या लम सेना का अर्थ होता है दामाद। उसे ये स्पेशल निर्देश होता है कोरकू के जो ससुर होते हैं उसके, उनके द्वारा, कि वो उनकी बेटी को 1 वर्ष में गर्भवती कर दे। अगर वो व्यक्ति उस लड़की को 1 वर्ष में गर्भवती कर देता है तो इसे कहते हैं लमझना सफल होवे। इनकी भाषा में कहा जाता है लमझना सफल होवे। और फिर उस लमझना के साथ उस लड़की का विवाह कर दिया जाता है और इसे ही लमझना प्रथा या लमझना विवाह कहते हैं। अगर वो व्यक्ति उस महिला को गर्भवती नहीं कर पाता तो उस लड़के को भगा दिया जाता है और फिर दूसरा लड़का ढूंढा जाता है। ये कोरकुओं में प्रचलन में है। आगे बढ़ते, चिथोड़ा प्रथा। देखो, चिथोड़ा भी एक विवाह की प्रथा है। इसमें चिथोड़ा शब्द का अर्थ मध्यस्थ होता है। जब किसी मध्यस्थ के माध्यम से विवाह करवाया जाता है तो उसे कहते हैं मध्यस्थ या चिथोड़ा विवाह। आप याद रखेंगे, परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं स्पेशली बोल रहा हूं, चिथोड़ा विवाह केवल कोरकुओं में है। पटेल 2 मध्यस्थों को विवाह की बातचीत हेतु भेजता है और उन लोगों को ही चिथोड़ा कहते हैं। थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं, 1-2 शब्दावली और आ जाएगी। ये जो लोग होते हैं ये जनरली गुरुवार के दिन लड़की देखने के लिए लड़की के घर जाते हैं, लेकिन ये लड़की के घर के अंदर नहीं घुसते। शाम होने पर ये लड़की के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाते हैं। लड़की वालों की तरफ से इनको रात को कोई खातिरदारी नहीं की जाती है, वहीं पर सो जाते हैं। सुबह उठ करके एक दूसरे के साथ बातचीत का जो माहौल है वो बनता है। और जब ये बातचीत होती है तब जो ससुर होता है, जो लड़की का पिता है, लड़की का पिता एक शब्द बोलता है और वो शब्द है, ये आप शब्द स्पेशली याद रखना, गुरुवार की शाम को गांव में ये डेरा जमा लेते हैं और फिर विश्राम करते हैं। और अगर वो जो व्यक्ति है वो इनको कहते हैं सीडू आनी, ये शब्द याद रखना, तो फिर इसका अर्थ होगा कि उन्होंने हाँ ये बात स्वीकार कर ली है। सीडू आनी का अर्थ हो दारू पियो। सीडू शब्द का अर्थ होता है दारू, आनी मतलब पियो, मतलब दारू के लिए आमंत्रण। तो जब
जो लड़की का पिता है वो सिडुआनी कह करके पुकारता है इन लोगों को, तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है। एक बार डिटेल में देख लें। पटेल 2 मध्यस्थों को विवाह की बातचीत के लिए भेजता है। ये सामान्यतः तो गुरुद्वार की शाम को जाते हैं, घर के बाहर डेरा जमा करके विश्राम करते हैं। अगले दिन बातचीत होती है। लड़की का पिता यदि सिडुआनी कहता है, ये शब्द फोकस करिए, कह दे तो लड़की के विवाह के लिए वो तैयार है। यहाँ पर बातचीत होती है वधू मूल्य दहेज की। देखिए हमने समझा कि जैसे भीलों में दापा शब्द चलता है, दापा का मतलब होता है दहेज, ऐसे ही हिंदुओं में दहेज शब्द चलता है, मुस्लिमों में मेहर शब्द चलता है, वैसे ही कोरकुओं में एक शब्द है गोनोम। क्या शब्द है? गोनोम। ये बहुत स्पेशल शब्द है, आप याद रखेंगे। गोनोम शब्द किस जनजाति के लिए के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। इस कोरकू जनजाति में गोनोम का अर्थ होता है दहेज, जिसकी बातचीत होती है, और इस प्रकार का जो विवाह है वो कहलाता है इस प्रकार का विवाह कहलाता है चिथोड़ा विवाह। आगे बढ़ते राजी बाजी। देखिए राजी बाजी विवाह अन्य जनजातियों में भी पाया जाता है। राजी बाजी का अर्थ होता है राजी मर्जी से किया गया विवाह, जिसमें लड़का लड़की राजी होते हैं लेकिन उनके माता पिता तैयार नहीं होते विवाह के लिए। तो जब लड़का लड़की भागकर शादी कर लें अपने किसी रिश्तेदार की मदद से या पटेल की मदद से, तो उसे कहेंगे राजी बाजी। कोरकुओं में एक विवाह और प्रचलन में है, विधवा विवाह। जब भी कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके लिए विधवा विवाह का बहुत अच्छा प्रावधान इस जनजाति में है। आगे बढ़ते हैं। हमने ये 4 विवाह पढ़े, लमझना, चिथोड़ा, राजी बाजी और विधवा विवाह। अब हम इनके देवी देवताओं पर फोकस करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इनकी उत्पत्ति के संबंध में जो कथा सुनाई थी, उससे हमें ये पता चला कि महादेव, रावण, मेघदूत, कुत्ते और कौवा, इन 5 की ये पूजा करते हैं। तो उनकी किस किस रूप में पूजा करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले महादेव, इनके पितामह के रूप में पूजे जाते हैं। ये इनको बड़ा देव नहीं कहते, याद रखना, उन्हें महादेव नाम से ही पुकारा जाता है। रावण, होली के दिन रावण की पूजा करते हैं, ये स्पेशल है। देखिए दिवाली पर तो रावण की पूजा होगी नहीं, तो दिवाली पर ये उनके बेटे की पूजा करेंगे। मेघनाथ युद्ध या मेघनाथ पूजा, मैं मेघनाथ को अपने रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस जनजाति में कि रावण ने अगर हमें बनाया था तो उसने अपने बच्चे को हमारी रक्षा के लिए छोड़ दिया, इसलिए ये मेघनाथ देव को अपनी रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। एक कहते हैं खनेरा देव। खनेरा देव याद रखना, ये नाम है खनेरा देव। ये खनेरा देव क्या है? गांव में बीमारी के प्रवेश पर रोक लगाने वाले, या देखिए कोई गांव है उसके कोने पर या उसकी जहां से शुरुआत होती है वहां एक चबूतरा बनाया जाता है, और वो चबूतरा होता है खनेरा देव का। माना जाता है कि ये खनेरा देव गांव में किसी भी बीमारी के प्रवेश पर रोक लगाकर हमारी बीमारियों से, आपत्तियों से, दुखों से रक्षा करेंगे। अगला है किलार मुठवा देवता। ये किलार मिठवा देवता जो है वो ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और जब भी गांव में कोई खुशी का माहौल होता है तो इनकी पूजा की जाती है। आगे है खेड़ा देव। खेड़ा देव जो है वो जानवरों या मवेशियों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये गांव में ही कहीं पर ओटला बनाया जाता है खेड़ा देव का। गांव में जानवरों को कोई बीमारी ना हो इसलिए इनकी पूजा की जाती है। तो आपको स्पेशल याद रखना है कि ये कोरकू जनजाति रावण की पूजा करती है, मेघनाथ की पूजा करती है, कौवे की पूजा करती है, आगे कुत्तों की पूजा करती है, साथ में खनेरा देव, किलार देव और खेड़ा देव की पूजा भी करती है। आगे पर्व और त्योहार। देखिए ये दीपावली, दशहरा, होली आदि सभी त्योहार मनाते हैं। ये होली पर रावण की पूजा करते हैं, दीपावली पर मेघनाथ की पूजा करते हैं। साथ में जैसे हम दीपावली मनाते हैं या हिंदुओं में दीपावली मनाई जाती है वैसे इनके द्वारा भी मनाई जाती है, लेकिन ये दशहरे पर रावण दहन नहीं करते, दूसरे तरीके से दशहरे को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इनमें विशेष शब्दावली जैसे डोड बलि, ये भी इनका पूजा करने या पूजा त्योहार टाइप का एक शब्द है। डोड बलि क्या है? देखो लड़के लड़की इस त्योहार को प्रमुख रूप से मनाते हैं। इस दिन होता क्या है,
जो लड़के हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, गांव के लड़कियां इकट्ठी हो जाती है गांव की, जामुन का पेड़ होता है उससे पत्तियां या डालियां तोड़ ली जाती है और एक लड़के को ढक दिया जाता है और उसके आसपास घूम करके लड़के नाचते हैं और उनके आसपास बड़ा घेरा बनाकर लड़कियां नाचती हैं। इसको हम डोड बलि कहते हैं। याद रखना, डोड बलि में जामुन के वृक्ष का महत्व है और ये कोरकुओं का प्रमुख त्योहार है। देखिए, आपने कुछ प्रमुख त्योहार जो अपने हैं, दीपावली, होली, दशहरा, ये तो सामान्य है, लेकिन डोड बलि केवल कोरकुओं में होता है। अगला है जिरोती। जिरोती क्या है? हरियाली अमावस्या के दिन डंडा नाच करते हैं ये जनजाति के लोग और उसी में जो त्योहार मनाया जाता है वो जिरोती कहलाता है, याद रखना। अगला त्योहार है पोला। देखिए, जिरोती तो अन्य जनजाति में भी है लेकिन पोला सब में नहीं मनाया जाता है। पोला क्या है? भाद्र पक्ष अमावस्या पड़वा के दिन, जैसे हम लोग दीपावली पे पूजा करते हैं वैसे ये पोला के नाम से बेलों की पूजा करते हैं, या पोला त्योहार के रूप में बेलों की पूजा का एक उत्सव मनाते हैं। हम दीपावली पे जैसे गाय बैल की पूजा करते हैं गुड़ी पड़वा के दिन, वैसे ही ये पोला नाम का जो त्योहार है उसमें बेल की पूजा करके या बेल की पूजा करके पशु पूजा के माध्यम से इनकी पूजा करते हैं। बेल की पूजा क्यों की जाती है? आपको पता है, इनका जो पितामह है वो महादेव को माना जाता है और महादेव के साथ में नंदी होते हैं और उन्हीं नंदी की पूजा ये पोला त्योहार में करते हैं, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संगठन। देखिए, जो कोरकू समाज है उसका सामाजिक संगठन इस प्रकार का है। पहला, पडियार। ये एक शब्द याद रखना, पडियार के शरीर में देवी देवता का वास होता है। देखो, कोरकुओं के गांव में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर देवी देवता आते हैं। जैसे आजकल गांवों में आप मालवांचल में देखेंगे भेरू आते हैं, काली माता आती है, जैसे वो नाग पंचमी के दिन नाग देवता आते हैं, तो ऐसे इस पडियार को देवी देवता का भाव आता है। याद रखना, पडियार जो है वो देवी देवताओं का तंत्र मंत्र विद्या जानने वाला व्यक्ति है। भोमका। भोमका क्या है? पुरोहित जो कोरकुओं के पंडित के रूप में काम करता है। याद रखेंगे, भोमका क्या है? कोरकुओं का पंडित। और पटेल, ये ग्राम का मुखिया व्यक्ति होता है, साथ में कुछ और व्यक्ति भी होते हैं, वो आप स्पेशली याद रखेंगे। वो गांव के और व्यक्ति कौन से हैं? पहला हमने पटेल देख लिया जो गांव का मुखिया है। ये पटेल जो है वो गांव से तोजी या लेवी वसूलने का काम करता है, गांव में निर्णय लेने का काम करता है और गांव का प्रमुख के रूप में सारी जिम्मेदारियां निभाता है। इसका एक सहायक होता है जिसे कहते हैं महाजन। पटेल द्वारा लिए गए निर्णय को सब लोगों को समझाने का काम करता है और ये पटेल का सहायक होता है। जब गांव में पटेल नहीं होता है तो महाजन उसकी जिम्मेदारियों को निभाता है। महाजन का मूल काम होता है पटेल द्वारा लिए गए निर्णयों को सबको सूचित करना और उनको कन्वे करना, वो बातें समझाना, ये काम करता है महाजन। चौधरी। देखिए, सामान्यतः चौधरी जो है जनजाति में प्रमुख के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, कोरकुओं में चौधरी जो है पंचायत लगने की सूचना देने का काम करता है केवल, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। अर्थात ये एक सूचना वाहक है। चौधरी माने कोरकुओं का सूचना वाहक। आगे, घेटिया। ये क्या होता है? प्रमुख कार्य इसका प्रसाद बांटना होता है। जब भी कोई त्योहार मनाया जाता है तो उस समय ये गुड़ की या अन्य जो अवेलेबल पदार्थ है उनकी प्रसाद बांटता है, इसे घेटिया कहते हैं। एक होता है मुकरी। ये त्योहार मनाने में नाचने वालों को बुलाता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो नाचने वालों का जो प्रतिनिधि होता है वो मुकरी कहलाता है। प्रसाद बांटने वाले को घेटिया कहते हैं। चौधरी सूचना देता है, महाजन सहायता करता है, पटेल मुखिया होता है और इन पांचों से मिलकर एक पंचायत बनती है। ये पंचायत ही सारे निर्णय लेती है कोरकू के, या कोरकू में जो पंचायत व्यवस्था है वो सारे निर्णय लेने का काम करती है। देखिए, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। आपको टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा? हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या उसका लिंक मिल जाएगा। आपको अपनी जो प्लानिंग है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं बार बार अपने वीडियोस में आपको कहता हूँ कि आप याद करने की कोशिश करें, आपको याद करने पर बल देना है। देखिए, एक वीडियो अगर आपने कोरकू जाति का मेरे यूट्यूब वीडियो पर देख लिया तो अब आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है।
देखिए अभी कुछ दिन में हमने देखा कि जैसे ही हमने इस YouTube चैनल पर निशुल्क शिक्षा का प्रसार करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने हमें कॉपी करके निशुल्क जैसी कुछ चीज़ें शुरू कर दी, लेकिन वो चीज़ें पूर्ण है या नहीं है इसका पहले आपको अपने आप में विश्वास रखना है। अगर वो चीज़ें पूर्ण नहीं है तो फिर आपको उनको देख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। इवन ये बात मैं अपने खुद के लिए भी कहता हूँ कि अगर मैं कोरकू जनजाति आपको पढ़ाता हूँ और आपका मन सेटिस्फाई नहीं होता कि यार इतने से और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप हमें इस चैनल पर फॉलो ना करें, क्योंकि ये फिर आपका टाइम वेस्ट कराएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज को 2-2, 3-3, 4-4 स्रोत से पढ़ें। आप एक चीज को या एक कंटेंट को केवल एक ही स्रोत से पढ़िए ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाए। हमें याद करने पर फोकस करना है, एक विस्तृत टाइम टेबल बनाइए और आप याद करने के लिए ज़्यादा प्रयासरत कीजिए। आज एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये कोल और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ये कुछ समझ नहीं आता है, समझाइए। मैं बीच में इस टॉपिक को रोककर आपको वो समझा देता हूं। देखिए ये जो जनजातियां हैं इससे ज्यादा अलग हट करके हम समझ लेते हैं कि इस दुनिया में जो मनुष्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो पूरा विश्व है इसमें मनुष्यों को 3 भागों में बांटा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो जो पहले मैंने इसको कोट बनाकर याद रख रखा है, पहले जो मनुष्य है वो मैंने इस कोट को रखा था कान में आवाज आई कि मानव पूरे विश्व में है। पहले जो मनुष्य है वो है काकेशाइड, काकेशियस भी कहा जाता है, कॉकेसाइड भी कहा जाता है, ऐसा शब्द प्रचलन में है। दूसरे हैं निग्रेटो या फिर निग्रोइट भी कहा जाता है इन्हें, या निग्रोइड भी कहा जाता है। तीसरे हैं मंगोलाइड। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल ये 3 ही जाति के मानव पाए जाते हैं, या मानव शास्त्र के हिसाब से संपूर्ण विश्व को इन 3 प्रकार के मनुष्यों में बांटा जाता है। जो काकेशाइड प्रजाति है इसमें एक उपजाति होती है, याद रखेंगे, ये उपजाति इंडो अफगान कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडो अफगान प्रजाति। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मूल रूप से जो काकेशाइड है वो मध्य एशिया में पाए जाते हैं, अर्थात जहां बर्फ पड़ती है या जो कम टेम्परेचर वाले स्थान होते हैं वहां पाए जाते थे मूल रूप से। बाद में तो विश्व में इनका सब दूर प्रसार हुआ। तो ऐसे गोरे लोग जो कि इन बर्फ वाले स्थान या कम टेम्परेचर वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जिनका कद 6 फीट के आसपास होता है, काठी मजबूत होती है और ये शारीरिक रूप से गोरे होते हैं, ये काकेशाइड कहलाते हैं। और इसी में से निकले थे आर्य, जो बाद में भारत में आक्रमण करके या भारत में पलायन करके आ गए और वही आर्य संस्कृति बनी। उन्हीं ने आगे बढ़ करके उत्तर भारत का निर्माण किया। दूसरे हैं निग्रेटो। निग्रेटो जो है वो काले प्रकृति के या काले स्वरूप वाले लोग होते हैं। इनका मूल जो है वो अफ्रीकी क्षेत्र में पाया जाता है या अफ्रीकी क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। इनकी एक उपजाति होती है जिसको हम प्रोटे ऑस्ट्रेलाइट कहते हैं। ये शब्द पे फोकस करना है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ये याद रखेंगे आप लोग। इनकी एक उपजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। इस प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के फिर 2 उपवर्ग हैं। पहला है मुंडा उपवर्ग और दूसरा है, और इसकी 3-4 वेराइटीज हैं, आगे मैं डिटेल में अभी नहीं ले जा रहा हूं, आप केवल याद रखिए मुंडा, यहां से हमारा काम हो जाएगा। मंगोलाइट जो लोग हैं वो मंगोलिया, तिब्बत का पठार, चीन, ऐसे स्थानों पर पाए जाने वाले छोटे कद के, कैसे लोग? छोटे कद के लोग हैं। इनकी मूल पहचाने, इनकी आंखें अंदर धसी हुई होती है। तो वर्तमान में मंगोलिया में, चीन में, उत्तर कोरिया में जो लोग पाए जाते हैं वो मंगोलाइट प्रजाति के हैं। अब हम भारत पे फोकस करते हैं। देखो, अगर मैं भारत पे फोकस करूं और भारत का जो मैप है उसमें इनको देखूं कि भारत में कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है, तो आप समझें कि जो आर्य थे पहले तो यहाँ द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। और द्रविड़ कौन है? ये प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड ही द्रविड़ कहलाते हैं।
इन द्रविड़ों में एक ब्रांच होती है मुंडा प्रजाति, जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहां पर दूसरी पाई जाती है, हम उसकी बात अभी नहीं करें, नहीं तो लंबा हो जाएगा लेक्चर। अब याद रखें, तो ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ये मूल वर्ग है जिससे ये जातियां निकली है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं वो सारी की सारी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग की हैं। ऊपर उत्तर भारत में जो हिंदू, जैन और ये जो धार्मिक लोग पाए जाते हैं, जो गोरे रंग के होते हैं, जिनकी हाइट 6 फीट की होती है और जो बुद्धि में तीव्र होते हैं, जो तेज होते हैं, वो सब इन आर्यों की संतानें मानी जाती है। अर्थात भारत में 2 लोग पाए जाते हैं जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या पूरे भारत में जो स्मार्ट लोग पाए जाते हैं, जिनकी बुद्धि तेज होती है, जो रंग में गोरे होते हैं या कम सांवले होते हैं, वो सब आर्यों के वंशज माने जाते हैं। और इधर जो है वो सब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या द्रविड़ प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो अब शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि सारी जनजातियां जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग के अंदर आती हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि ये किस वर्ग की हैं, तो ये तो इंडो अफगान प्रजाति है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ये मंगोलाइड है। ऐसे नामों से आपको आंसर करना आना चाहिए। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का प्रमुख वर्ग है द्रविड़ प्रजाति, और द्रविड़ के अंदर आता है मुंडा समूह। तो आपको मुंडा समूह की इन प्रजातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि भारत में जनजातियां कौन से वर्ग की हैं। आगे हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। इनकी बोली कौन सी है? देखिए, जो जनजाति हैं उनकी बोली अगर वो उत्तर में रहती होंगी तो वो संस्कृत भाषा समूह की होगी, और अगर वो दक्षिण के होंगे तो वो द्रविड़ वर्ग की होगी। अब आप बोली पे आ जाइए। कोरकू ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है, अर्थात ये उत्तर भारत में जो चलने वाली भाषा थी उसकी भाषा है, और इसे मुंडा परिवार की भाषा भी माना जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रिक लिख दूं या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लिख दूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं जनजातियों का जो भाव था या जो निग्रेटो प्रजाति के लोग थे उन्हीं के वंशजों में से पहला निकला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, उसमें से निकला मुंडा समूह। तो ये मुंडा समूह की भाषा है। इनकी भाषा में कैसे शब्द होते हैं? देखिए, अंटे माने मम्मी, ये माँ को अंटे कहते हैं। बांटे मतलब पापा, पिता, पिता को बांटे कहते हैं। ऐसी इनकी भाषा है। और कोरकू लोगों की भाषा कोरकू भाषा है, ये आपको याद रखना है, जो कि मुंडा समूह की भाषाओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं। कला। अब आपने हर जनजातियों में गुदना शब्द देखा है। यहां मैं जो गुदने की बात कर रहा हूं वो अलग गुदना है। ये जो गुदाना होता है वो हाथ पे कुछ ना कुछ चित्र बनाना, या पांव पे या शरीर पर चित्र बनाना है। यहां जो गुदनी शब्द लिखा हुआ है ये वो नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, गुदाना और गुदनी ये दोनों अलग अलग है। कोरकुओं में गुदनी एक कला होती है। क्या होती है? गुदनी एक कला होती है। घर की बाहरी दीवारों पर बनाए गए चित्रों को, जिनमें ये लोग लाइन के माध्यम से अच्छी सी बॉर्डर और अंदर कोवे, घोड़े, कुत्ते ऐसे चित्र बनाते हैं, जिसे गुदनी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि पिथोरा एक चित्र होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो अभी परीक्षा में पूछा गया था वो एक विशेष प्रकार का चित्र होता है। जैसे पंडवानी एक विशेष प्रकार का चित्र है, तो इसी प्रकार गुदनी एक विशेष प्रकार का चित्र है जो कोरकुओं में पाया जाता है। याद रखना है आपको, ये कोरकुओं में पाया जाने वाला एक चित्र है। आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ नृत्य पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट है देव दशहरा। देव दशहरा एक नृत्य का नाम है। आप लोग दशहरा एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, ये देव दशहरा एक नृत्य के रूप में मनाते हैं। पंडियार नाम का व्यक्ति हम जानते हैं कौन होता है। गांव का वो व्यक्ति जिसको देवता आते हैं या जिसको देवता के भाव आते हैं वो पंडियार कहलाता है। तो देव दशहरा एक नृत्य है जो पंडियार द्वारा किया जाता है, और जब पंडियार ये नृत्य करता है तो हम थाम गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? थाम गीत। ये दोनों शब्द याद रखना, देव दशहरा नृत्य, दशहरा नृत्य और थाम गीत। थाम गीत गाने के समय पे दशहरा नृत्य किया जाता है, और ये कौन करता है? पंडियार करता है। कब करता है? जब उसको देवता आते हैं। देखो आपने गांव में देखा होगा, जब भेरू आते हैं तो वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं ना, वैसे पंडियार जो नृत्य करता है उसे हम देव दशहरा नृत्य कहते हैं,
और ये थाम गीत के समय पे गाया जाता है, या थाम गीत उस समय गाए जाते हैं। दूसरे गीत है चाचरी नृत्य। चाचरी नृत्य क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें पुरुष जो है वो हाथ में एक डंडा लेकर या हाथ में कुछ दूसरी सामग्री लेकर नाचते हैं। गंगोलिया नृत्य, ये पुरुषों द्वारा चैत्र माह में किया जाने वाला नृत्य है। थापरी नृत्य, ये स्त्रियों प्रधान नृत्य है। थापरी, याद रखना, ये नृत्य में वही नृत्यों के नाम बता रहा हूं जो अन्य जनजातियों में कम पाए जाते हैं, न्यूनतम है। ये कोरकू की मूल विशेषता के रूप में विद्यमान है। एक होता है ढाढल नृत्य, ये रात्रि में किया जाता है और पूरी रात भर लड़के लड़कियां इस नृत्य को करते हैं। डोड बलि नृत्य, हम ये समझ चुके हैं कि डोड बलि एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है इस जनजाति में, कोरकू में, और लड़के लड़की अलग अलग समूह बनाकर इसमें नृत्य करते हैं। चिल्लूड़ी नाच, चिल्लूड़ी नाच है कुंवार के महीने में। देखिए, आपने संजा गीत शब्द सुना होगा। मालवा में और निमाड़ में लड़कियां कुंवार के महीने में जो गीत गाती है उसे संजा गीत कहते हैं। वैसे ही इस जनजाति में, कोरकू जनजाति में, संजा गीत के समान जो गीत या नाच किए जाते हैं उन्हें चिल्लूड़ी नृत्य और चिल्लूड़ी गीत या कुंवार गीत कहा जाता है, ये याद रखना। ऐसे ही गादली नृत्य, ये भी केवल कोरकू में होता है। ये कब किया जाता है? शादी विवाह के अवसर पर कोरकुओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे हम गादली नृत्य कहते हैं। आप सभी इस वीडियो को देखकर अगर सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये डेटा आपको कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इस वीडियो में हमने कोरकू जनजाति की सारी जो परंपराएं, जो शब्दावलियां हैं वो कवर की हैं। एक स्टूडेंट का मैसेज था, कमेंट था कि सर इनको आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप में बांटकर पढ़ा दीजिए। देखिए, मैं उस रूप में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा अभी फोकस प्री पर है। प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली वन लाइनर या फैक्ट रूप में होते हैं। तो क्योंकि अगर हम इसे उस फॉर्म में पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक में, तो वहाँ फालतू की बातें ज़्यादा आएंगी, फैक्चुअल डाटा कम आएगा, इसलिए मैं इस रूप में अभी इसको पढ़ा रहा हूँ। जब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इसे हम 2 नंबर के क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन के रूप में बांट कर भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप फोकस करें कि इसी रूप में इसको ग्रहण करें। ये वीडियो लेक्चर अटेंड करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।